FIA, पब्लिक सर्विस कमीशन या दुनिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप इंडिया से दे रहे हो, पाकिस्तान से दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस की ये जो कोर्स है 625 स्लाइड्स है, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, नेटवर्किंग, नंबर ऑफ सिस्टम, AI एंड क्लाउड को हमने कवर किया है। इसमें हम तमाम चीज़ों के बेसिक्स को कवर करेंगे और साथ साथ में हर एक कंसेप्ट के बाद MCQs हैं, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में एग्जाम देने के काबिल हो जाए। इस लेक्चर को आपने ना सिर्फ खुद देखना है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, भले वो CSS का हो, भले वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, FIA का हो, बल्कि उन तमाम लोगों के साथ भी शेयर करना है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ लेते हैं, डिग्री लिख लेते हैं, लेकिन चीज़ें उनके काम नहीं आती, चीज़ें उनको नहीं आती, तो उनके साथ भी आपने ये चीज़ें शेयर करनी है। ये जो लेक्चर है इसमें हम कंप्यूटर बेसिक्स को देखेंगे जो कि FIA में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आती हैं। हम कंप्यूटर के जनरेशंस को देखेंगे, हम CPU और उसकी मेमोरी को देखेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देखेंगे, MCQs के प्रैक्टिस को देखेंगे। सबसे बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चन हमने आंसर करना है वो ये है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। हो सकता है MCQs में आ जाए कि कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ये करता क्या है, ये इनपुट लेता है, कोई भी इनपुट हो, जैसा कीबोर्ड से, माउस से इनपुट लेता है, उसका जो CPU होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दिमाग होता है कंप्यूटर का, वो उसको प्रोसेस करता है और बाद में हमें इनपुट देता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन ऐड कर दिया है कि ये इनपुट है, ठीक है। यहाँ से वो वॉइस ले रहा है, कीबोर्ड है, फिर यहाँ से वो प्रोसेस कर रहा है CPU में, यहाँ मॉनिटर से वो जो है ना उसको बता रहा है हमें प्रिंटर से, और डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में ये चीजें आजकल क्लाउड में स्टोर भी हो जाती हैं। तो जब ये इनपुट होता है, प्रोसेस डाटा होता है, फिर जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट या रिजल्ट्स को, हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये जो है ना, ये सारा जो है ना कंप्यूटर कहलाता है। अब अगर हमसे MCQ जो एग्जाम में आ सकता है वो ऐसा आता है कि कंप्यूटर इज आ, कंप्यूटर क्या है, एक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है, मैनुअल कैलकुलेटर है, स्टोरेज यूनिट है। तो कंप्यूटर जो है ना, जैसे हमने टिक किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है, और हर MCQ की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप पॉज करके इसको पढ़ लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और यही जो है ना हमेशा MCQs में आता है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा यूजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, नॉट मैकेनिकल, नॉट मैनुअल। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कंप्यूटर में बेसिक एक चीज होता है, वो होता है डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। हर जगह आपसे पूछा जाएगा। जो डाटा होता है वो रॉ होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉ नंबर्स दिए गए हैं, रॉ कागज हैं 1 2 3 4 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नंबर कहीं पड़ा हुआ है, या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के नाम है अली, अकरम, फारूक, मुर्तजा, या इस तरह का कोई भी नाम आपके पास, नाम का डाटा पता ही नहीं है, मतलब रैंडम नाम है, ठीक है। डाटा बिल्कुल रॉ होता है। लेकिन जब भी अली के उस नाम को और साथ में उसका जो नंबर है वो कनेक्ट किया जाएगा, फिर हमें मालूमात मिलती हैं कि या तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नंबर है, या अगर वो नंबर 13 नंबर्स का है तो हम कह सकते हैं शनाख्ती कार्ड है, तब जाके वो मालूमात हो जाती है। तो जब भी डाटा को हम कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। डाटा रॉ होता है, जैसे यहाँ आप देखें पर्चियां पड़ी हुई है, फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करते हैं वो जाके इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब डाटा कोई मीनिंग देना शुरू कर दे, ठीक है ना, तो तब जाके वो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है। सो इसका भी MCQ आपके पास आ सकता है कि प्रोसेस डाटा इज, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि रॉ डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। जो रॉ डाटा होता है वो मालूमात हो जाती है आफ्टर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल 42 एक डाटा है, ठीक है, लेकिन 42 के आगे हम लिखेंगे ना 42 स्टूडेंट्स पास्ट। अब ये क्या हुआ, अब ये मालूमात हो गया, ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। ऐसे करके आपने कंप्यूटर साइंस का बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको कहते हैं IPO साइकिल। इसके गिर्द कंप्यूटर घूमता है, बिल्कुल जैसे आपको सामने स्क्रीन से समझ आ रहा है कि ये इनपुट है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, CPU उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को हम स्टोरेज में डालते हैं। तो इस तरीके से ये IPO साइकिल जो है ना चलता है, जैसे आपको नजर आ रहा है। अब इसका एक MCQ आ सकता है कि IPO स्टैंड्स फॉर क्या, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंटरनल प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब हमने IPO को हमेशा कैसे लेना है कि ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डाटा एंटर्स इनपुट, CPU प्रोसेस इज प्रोसेसिंग है,
उसके बाद आउटपुट हमें निकलता है मॉनिटर के। ये फंडामेंटल कंप्यूटर का साइकिल है जो कि हर किसी को आना चाहिए। आगे हम कोई भी कंप्यूटर हो उसकी कुछ खूबियां होती हैं, इस वजह से वो ग्रोथ करता जा रहा है। सबसे पहली चीज होती है स्पीड की, यानी टाइपिंग स्पीड हो गया। लोगों को लिखने में वक्त लगता है, कंप्यूटर जल्दी टाइप कर लेता है। कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन देनी है वो जल्दी कर लेता है। दूसरा, कंप्यूटर एक्यूरेसी करता है। मशीन है, मशीन को जो आप कहोगे, आप जब इसको खोलोगे तो ओपन का बटन दबाओगे तो ओपन हो जाएगा, आप ए प्रेस करेंगे तो ए प्रेस करेगा, बी प्रेस करेंगे तो बी प्रेस करेगा, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी होती है। तीसरा, ऑटोमेशन होती है, ये बहुत से आपके जो काम है वो खुद ब खुद करता है, ऑटोमेट करता है, मुसलसल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो चला, दो चार वीडियोस एक साथ चलाना शुरू कर दें, आप कोई एक्सेल की शीट बना दें, एडवांस लेवल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में। जितना एक पब्लिक सर्विस कमीशन के, एफआईए के, एफबीआर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट होंगे, मुझे यकीन है कि इस कोर्स को अगर कोई लेक्चरर भी कर लेगा कंप्यूटर साइंस का तो वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। बीएस लेवल के स्टूडेंट के लिए टॉप लेवल का इंशाल्लाह ताला ये कोर्स होने वाला है। अच्छा, स्पीड है, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, इसके अलावा स्टोरेज है, ठीक है, स्टोर कर लेता है आपकी इंफॉर्मेशन को, बाद में आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर इसमें वर्सटैलिटी है। वर्सटैलिटी का मतलब ये है, जैसे एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, वो तीसरे के साथ, वो चौथे के साथ, यहाँ ये कंप्यूटर नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा। फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें आप ईमेल में इंफॉर्मेशन स्टोरेज कर सकते हैं, क्लाउड में स्टोरेज कर सकते हैं, आप कनेक्शन वगैरह बना सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर है जो हमें ग्लोबल बनाती है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर इज एक्यूरेट बिकॉज, कंप्यूटर एक्यूरेट क्यों है? क्यों सोचता है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, लर्न, स्टोर्स। हमने कहा था इनपुट करते हैं हम, इनपुट का मतलब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर फॉलो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस विदाउट थिंकिंग, सोचता नहीं है। आपने कहा ओपन करें, नहीं सोचता, रात के 3 हो गए मैं क्यों ओपन हूं। आदमी होगा तो सोचेगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोचता। बेशक आप इसको जो है ना ओपन करें फिर बंद करें, वो कहेगा अभी तो खोला, अभी क्यों बंद करे, होगा कोई इंसान होता तो, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोचेगा। आप अभी बंद करोगे खोलेगा, फिर बंद करोगे फिर खोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना बगैर थिंकिंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इस वजह से वो एक्यूरेट है, उसको जो कहा गया है वो वैसे करता है। अच्छा, लिमिटेशंस भी कंप्यूटर्स की होती हैं जो कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। पहला ये है कि इसकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस वही है जो आप इनपुट करेंगे, जो काम आप इसको कहेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल में चीजें रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, तो भी वो काम करता है, खुद से वो कुछ नहीं करता। दूसरा, प्रोग्रामिंग के बगैर ये कोई जो है ना डिसीजन नहीं ले सकता। आपने ऑब्वियसली इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, इसको यस नो इंस्ट्रक्शंस देने हैं। और सबसे बड़ा कंप्यूटर की लिमिटेशन ये है कि अगर आप इसमें गंद डालेंगे तो गंद निकलेगा, अच्छा कुछ करेंगे तो अच्छा निकलेगा। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको एफआईए की तैयारी करवा रहा हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवा रहा हूँ। कितने ही लोग हैं वो, और अपने तरीके से जो चीज रिजल्ट, जो भी रिजल्ट वो डाल रहे हैं, मतलब लोगों की नीयत कुछ और है। मेरी नीयत इस कोर्स को बनाने की क्या है कि जी आप पास हो जाए, आपका भला हो जाए। आप हजारों ये जो टेस्ट वाले सेंटर हैं गरीबों को लूट रहे हैं, मैं खुद अच्छा, एक इस कोर्स में मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये कोर्स एक ऐसे बंदे से सीख रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल टॉप मल्टीनेशनल्स में दुनिया में गुजारे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में 40 मिलियन 50 मिलियन के कंप्यूटर साइंस के डेटाबेसेस में गुजारा है। अब मुझे जिन लोगों ने चीजें सिखाई हैं वो मुझसे वही चीजें निकल रही हैं जो मैंने सीखा है, और वो उसमें इंसानियत की हमदर्दी भी है। मैं क्योंकि बैकवर्ड इलाके से था, लोगों ने मुझे जो है ना, मेरे साथ जो है ना बहुत एहसान किए। मैं टॉप मल्टीनेशनल्स में काम करता रहा, बड़ी पोजीशन में, फिर अब सरकार में बड़ी पोजीशन में, तो गवर्नमेंट का मैं ग्रेड 19 का एम्प्लॉय। तो मेरे लिए तो ये था कि मुझे जो इनपुट दिया गया, जिन लोगों ने मुझे सिखाया, मैंने अच्छा आउटपुट किया। अगर मुझे गलत आउटपुट दिया जाता है, एक बच्चा गलत जगह पे ट्रेन हो रहा है तो वो गलत आउटपुट की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स होते हैं, उनको आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट करेंगे। तो ये लिमिटेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर्स की ना टाइप्स होती हैं ऑन बेसिक लेवल। 3 टाइप्स हम कह सकते हैं। पहले क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर पुराने, अगर आपने टाइपराइटर्स देखे हो, अगर आप घरों में जो घड़ियां देखी, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनकी कोई वो सोचने समझने की या प्रोसेसिंग की इतनी ज्यादा सलाहियत नहीं होती, एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल से होते हैं, ठीक है। ये एनालॉग दौर के होते हैं। उसके बाद क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए, जहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनना शुरू हो गए। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, 0 1 से वो ऑपरेट करते हैं। जो एनालॉग बोले थे उनमें 0 1 नहीं होता। जैसे आपके पास पुराने टाइपराइटर थे ना, तो आप जब ए प्रेस करते थे तो ए का बटन किसी लोहे के साथ जुड़ा हुआ था, और पीछे वो कहीं स्याही उठाता था और फिर आगे जाके ए लिखता था, ऐसे जाके ए करके बी लिखता था। वो एनालॉग। जो डिजिटल होता है, जो आपका मोबाइल है, इसमें कोई इंक शिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या करता है, ये 0 1 की कोडिंग को यूज करता है, इसको डिजिटल बोलते हैं। तो ऐसे करके जो तीसरा है वो है हाइब्रिड, जिसमें एनालॉग भी होता है और जिसमें हाइब्रिड भी होता है। आजकल जैसे आपके पास हाइब्रिड गाड़ियां आई हुई हैं,
कि वो ऑटोमेटेड खुद से भी गियर बदलता है, लेकिन अगर आप खुद से मैनुअल पे गियर बदले तो वो भी वो कर लेता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कंप्यूटर्स की तरफ से, जो एमसीक्यू जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, एनालॉग है, वेव्स है। अच्छा, डिस्क्रीट का कंसेप्ट आपने समझना है कि डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस डिस्क्रीट बाइनरी डाटा, जीरो एंड वंस, ठीक है, अनलाइक एनालॉग दैट मेजर कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज। एनालॉग में क्या है, जैसे मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी है, ए प्रेस करोगे तो पीछे एक लोहे के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे ए जो है ना बटन प्रेस करेगा। जो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर्स का प्रोसेस है वो डिस्क्रीट है, जहां मुसलसल जीरो और वन के बेस पे इनकी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, आगे से जो है ना वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देते हैं। तो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के जनरेशन हैं, ये आपको समझने की जरूरत है कि जनरेशन 1 जब कंप्यूटर्स का बना था, अच्छा इस जनरेशन को आपने मिक्स बिल्कुल नहीं करना। जो जनरेशन के आजकल कंप्यूटर्स आते हैं, जनरेशन जैसे 9, 10, 11, वो हैं एंटेल के जनरेशन, जो उनके अंदर जो है ना एंटेल के चिप्स डलते हैं, उनकी जनरेशन है। कंप्यूटर्स की इस वक्त जो जनरेशन है वो टोटल 5 है। पहले कौन सी जनरेशन बनी थी? वैक्यूम ट्यूब्स बनी थी। ये पहले शुरू के कंप्यूटर थे जो वैक्यूम ट्यूब्स बनाते थे, उनके बेस पे सामने जो है ना कुछ रिजल्ट बनता था। फिर उसके बाद क्या बने? ट्रांजिस्टर्स बने। ये जनरेशन 2 के कंप्यूटर थे, इसको हम जनरेशन 1 कहेंगे, इसको हम जनरेशन 2 करेंगे। ये ट्रांजिस्टर थे। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, ये कंप्यूटर्स की तीसरी जनरेशन थी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स बने, ये कंप्यूटर्स की चौथी जनरेशन थी। आजकल की जो कंप्यूटर्स की जनरेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एनवीडिया की चिप्स लगते हैं। हम उस लेवल पे डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्योंकि उसमें आपके टेस्ट में आएगा नहीं, लेकिन बेसिक आपके लिए समझने की जरूरत है कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होते थे, दूसरे ट्रांजिस्टर होते थे, तीसरे इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, चौथे माइक्रो प्रोसेसर होते थे, और अब जो पांचवा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि ये बेसिकली जनरेशन हैं जो कंप्यूटर्स की ओवर द ईयर बेहतर हुई है। ट्रांजिस्टर्स जो है ना यूज हुए हैं कहां पे? अब आप देखें, ट्रांजिस्टर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हमने बात की थी ना, ट्रांजिस्टर सेकंड में यूज हुए हैं। द ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स। पहले में हमने वैक्यूम की सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 में जो सेकंड जनरेशन आई थी, दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल। पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो कम जितने बड़े होते थे क्योंकि उसमें ट्यूब्स लगे होते थे। फिर उसके बाद थोड़े से ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, वो थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम को बेहतर किया। अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब थे, ENIAC इनको भी कहा जाता था। ज्यादा टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे। ENIC जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता था। 1947 was first generation computer using vacuum tubes. It weighed tons and used 18,000 vacuum ट्यूब्स, ठीक है। ENIAC पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो टन्स का उसका वजन था और उसमें 18,000 ट्यूब्स लग गए थे। पहला कंप्यूटर था, 1947 में बना था। सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, हमने आपको दिखा दिया। थर्ड में इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। उसके बाद फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर लगना शुरू करते थे, और फिफ्थ जो है ना जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब अगर आपने AI जो है ना वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से बिलोंग करता है, तो उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हमने ऐड की है कि फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर फोकसेस ऑन AI, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग पे ये फोकस करता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, चार्ल्स बैबेज, BABBAG, बैबेज, चार्ल्स बैबेज जो है ना फाउंडर ऑफ द कंप्यूटर है। इसका अक्सर जो है ना आपके पास आ जाएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर पास्कल है, बैबेज है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है। चार्ल्स बैबेज डिजाइन्ड द एनालिटिकल इंजन 1837, द फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है ना। 1837, मुझसे गलती हो गई, 1837 जो कि चार्ल्स बैबेज ने डिजाइन किया है एनालिटिकल इंजन, इस वजह से उसको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर में दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। अब जो आप YouTube चला रहे हैं ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं लगी हुई जिसको आप टच कर सकें, तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम है। जो हार्डवेयर है वो फिजिकल है, इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, या आप लैपटॉप से देख रहे हैं उसका जो स्क्रीन है, या उसके साथ जो स्क्रीन के सीधे पीछे कवर है, वो सारा हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो प्रोग्राम है, जैसे YouTube जैसा। Which is the software? कीबोर्ड, विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, माउस, प्रिंटर। डेफिनेटली मेरा विंडो OS जो है ना वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। पहले सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि बस उसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं जो काम करता है। हार्डवेयर फिजिकल होता है, उसका वजूद होता है, उसको टच किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। जैसे आप स्क्रीन जब टच करते हैं तो आप बेसिकली स्क्रीन टच करें, वो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो लिखा आ रहा है वो सॉफ्टवेयर से आ रहा है, उसको आप टच नहीं कर सकते। पार्ट्स यू कैन टच,
सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्राम यू कैन नॉट टच। उसके बाद आगे मूव करते हैं सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका अक्सर एब्रीविएशन आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस में सीपीयू क्या होता है, जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू में ना कंपोनेंट्स होते हैं, एक एएलयूज होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। दूसरा सीयू होता है जो कंट्रोल करता है, और फिर रजिस्टर होता है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स की चीजों को रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ साथ इसमें थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस भी ऐसी ऐड करनी है जो आपके लिए इजी हो जाएगी समझना। अब एएलयू परफॉर्म्स क्या करता है, एएलयू स्टोरेज करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक को देखता है, इनपुट को देखता है, आउटपुट को देता है। अब जो एएलयू है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक चीजों को देखता है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट किसी भी कंप्यूटर में डज टू टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन, अरिथमेटिक इन प्लस मैनेज करता है, और लॉजिकल एंड और नॉट कंपैरिजंस वगैरह करता है। ठीक, अब कंप्यूटर तो सारा लॉजिक पे चलता है, मैंने आपको कहा ना 0 और 1 के बेस पे, और फिर इसमें जो यूनिट होता है वो जो है ना क्या करता है, वो परफॉर्म करता है ये सारी एक्टिविटीज। अच्छा, कंप्यूटर में ना कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें दो टाइप की मेमोरी होती है, एक रैम की होती है, एक रोम की होती है। इसी तरीके से सेकेंडरी होती है जिसको हम एचडीडी कहते हैं और एसडीडी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। जो रैम होता है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वोल्टाइल होता है, टेम्परेरी होता है, फास्ट होता है। जैसे आपका अभी जो कंप्यूटर है, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं उसका या तो 6 GB का रैम होगा या 12 GB का, आजकल बहुत बड़ी जीबी की भी लोग रैम चला रहे हैं, ताकि आपकी जो आरजी फाइलें जितनी आपने खोली हुई हैं या सिस्टम आपने चलाने हुए, रैम उनमें बहुत हेल्प करता है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि रैम इज अ परमानेंट मेमोरी, वोल्टाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आउटपुट मेमोरी। RAM is random access memory, is a volatile memory. It loses all the data when the power is turned off. It stores the data temporarily while program runs. यानी कोई भी आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उसमें जब तक आप उसको सेव नहीं करते, जब तक आप उसको चला रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो रैम होता है वो मेमोरी को खो देता है। तो यही होता है कि आपके कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, 4-5 स्क्रीन आपकी चल रही होती हैं, टाइप जो ही आप अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे या आप अपना मोबाइल बंद कर देंगे तो क्या हो जाता है कि जितने भी आपने टैब खोले हुए थे तो वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद रोम है, वो परमानेंट नॉन वोल्टाइल जो है ना क्या होता है, इसको आपका मेमोरी होता है आपके कंप्यूटर का। रोम इज बेसिकली परमानेंट मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इज नॉन वोल्टाइल, डेटा स्टेज इवन विदाउट द पावर, स्टोर सेटअप इंस्ट्रक्शंस, बायोस, फॉर्मवेयर परमानेंटली जो है ना ये चीजें होती हैं रोम वाली। कैशे मेमोरी होती है वो फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। फास्टेस्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम को कहते हैं कैशे मेमोरी। एमसीक्यूज में आ सकता है कि कैशे मेमोरी इज स्लो, फास्टेस्ट मेमोरी सेकेंडरी एक्सटर्नल। तो हमने जवाब देना है कि जो कैशे मेमोरी है वो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है। एक्सप्लेनेशन की है, कैशे इज द फास्टेस्ट मेमोरी आफ्टर सीपीयू रजिस्टर्स, इट सिट्स बिटवीन सीपीयू एंड द रैम, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा फॉर क्विक एक्सेस के लिए इसको यूज किया जाता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा आता है तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर। ये कंप्यूटर के जो है ना इनपुट डिवाइसेस है। व्हिच इज द इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। प्रिंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो आउटपुट है। कीबोर्ड नहीं हो सकता, कीबोर्ड हो सकता है क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है, उससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। मॉनिटर नहीं हो सकता, स्पीकर नहीं हो सकता, तो हम तो उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इनपुट वही होता है जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कीबोर्ड सेंड्स डाटा इनटू द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर सेंड डाटा आउट फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होते हैं। ऐसी तरीके से हमारी जो फाइनल स्ट्रेटजी होगी, कभी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम क्लियर करने के लिए बेसिक्स को डेली करें। जो चीज अगर आपको नहीं समझ आएगी इस लेक्चर को दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज को, फोकस करें रैम पे, रोम पे, सीपीयू पे और जनरेशन पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्लाइड है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी और कंप्लीट कंपेटिटिव एग्जाम मास्टरी अगर आपने करनी है तो आप हार्डवेयर, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपने हार्डवेयर कंसेप्ट को समझना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझना है, मेमोरी टाइप, रैम, रोम, कैशे को समझना है, स्टोरेज डिवाइसेस और एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करना है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर ये होता है कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, टेंजिबल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमने कर दी, वो जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। आपका जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका भी अंदर चिप्स लगी होती हैं जो कि आप किसी भी टाइम ट्रांजिस्टर्स को भी देख सकते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स को देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। एडवांस्ड इनपुट डिवाइस आजकल आ रहे हैं
जिनको OCR कहते हैं, जिनका एब्रीविएशन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी तरीके से OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऐसे ही MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एडवांस इनपुट डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर्स के साथ लग जाती हैं। OCR इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन्स प्रिंटेड हेयर डेटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन। कहीं किसी ने हाथ से कुछ लिख दिया पुराने जमाने में, उसको आपने प्रोसेस करना है। पहले तो लोग टाइप करते थे, लेकिन अब इस तरह की डिवाइसेस आ गई हैं जो इनपुट लेती हैं और कंप्यूटर को उसको ना कंप्यूटर के हिसाब से सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। OMR इज यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है? टेक्स्ट रीडिंग के लिए, चेकिंग MCQ शीट, प्रिंटिंग स्टोरेज शीट। ये OMR है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपको अगर मिसाल के तौर पर एक शीट दी जाती है, आप उसको फिल करते हैं, तो उसको आजकल की दौर में क्या देखता है? OMR देखता है, ऑप्टिमल मार्क रिकॉग्निशन डिटेक्ट्स पेंसिल मार्क्स ऑन द फॉर्म यूज्ड फॉर चेकिंग MCQs ऑन सच शीट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जाम में आपको शीट दी जाती है, वो शीट कंप्यूटर को दी जाती है, कंप्यूटर उसको खुद ब खुद चेक करता है। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको OMR बोलते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है मॉडर्न दौर की। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ऐसी MCQs में आपके आ सकता है विच इज आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर। एक्सप्लेनेशन ये है कि आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर, मॉनिटर, विजुअल आउटपुट, प्रिंटर, पेपर आउटपुट, जो ना स्पीकर, ऑडियो आउटपुट वगैरह। मॉनिटर टाइप्स क्या होते हैं? CRT पुराने ओल्ड, LCD अब लेटेस्ट जो है ना आजकल LED आ रहे हैं। प्रिंटर्स क्या होते हैं? एक इंकजेट होते हैं, सस्ते होते हैं। लेजर वाले जो है ना वो फास्टर होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। लेजर प्रिंटर इज स्लोअर फास्टर, मैनुअल इनपुट MCQ आ सकता है। लेजर प्रिंटर जो है ना वो फास्टर होता है। एक्सप्लेनेशन ये है कि लेजर प्रिंटर यूज टोनर पाउडर एंड हीट, दे प्रिंट फास्टर एंड शार्पर देन द इंकजेट प्रिंटर्स, आइडियल फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग। अगर आपने लेजर प्रिंटर लेना है तो उस प्रिंटर के आपने रखना है जिसको बहुत ज्यादा प्रिंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपने कम करना है तो उसके लिए आप जो है ना स्लोअर इंकजेट वाला भी ले सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास HDD है, SSD है, USB है। HDD मैकेनिकल होता है, स्लोअर होता है। SSD आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है और फास्टर होता है। SSD इज फास्टर स्टोरेज। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD एब्रीविएशन जो है ना सॉलिड स्टेट ड्राइव का है। uses flash memory chips with no moving parts, ठीक है ना। ये SSD होता है faster than HDD, more durable but cost more as per the GB। मेमोरी की ओवरव्यू हमने देखी थी कि प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, रैम, रोम, कैशे वगैरह हमने पढ़ लिए। वोल्टाइल, टेम्परेरी, फास्ट होते हैं। हमने MCQs में भी देखा कि रैम जो है ना वोल्टाइल मेमोरी होता है, रोम परमानेंट नॉन वोल्टाइल होता है। MCQs में हमने इसको परमानेंट मेमोरी देखना है। कैशे मेमोरी हमने पढ़ लिया, हम फास्ट मेमोरी को पढ़ चुके हैं। हम जो है ना मेमोरी हायरार्की को पढ़ चुके हैं। देखिए रजिस्टर से पहले होता है, फिर कैशे में, फिर रैम में, फिर HDD में जाता है। MCQ अगर आ जाए, फास्ट मेमोरी इज रैम, कैशे, रजिस्टर। HDD डेफिनेटली रजिस्टर जो है ना वो हमारे पास फास्टर में आ जाता है। HDD, SDD, CD, DVD वगैरह सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी जो है ना होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे, रजिस्टर, तो हार्ड डिस्क हमेशा सेकेंडरी होता है। इनपुट वर्सेस आउटपुट, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है। मिक्स्ड MCQs जो है ना MICR यूज्ड इन बैंकिंग में यूज होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम परमानेंट है। कॉमन एग्जाम में जो है ना रैम जो है ना वो परमानेंट नहीं है। SSD जो है ना स्लो, कैशे जो है ना सेकेंडरी है। इस तरह की जो है ना कॉमन एग्जाम ट्राइप्स दिए जाते हैं आपके लिए। स्ट्रेटजी, फोकस ऑन मेमोरी डिवाइसेस। अब अगर आपने सेकंड लेक्चर पे फोकस करना है, प्रैक्टिस MCQs को डेली करें, रिवाइज कीवर्ड, इस लेक्चर को दोबारा सुनें अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो। सो मूव करते हैं सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्लीट एग्जाम मास्टरी। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स को इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो है ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फंक्शंस को, एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, MCQs को पढ़ेंगे और एग्जाम ट्रैप्स को भी देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है ना सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इनटेंजिबल होता है। जैसे देखिए ना, आपका जो कंप्यूटर है उसका अगर जिस दिन विंडो नहीं चला तो कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर का सब कुछ अगर स्क्रीन पे कुछ आता है तो सॉफ्टवेयर की वजह से आता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और देखा नहीं जा सकता है इसको। सॉफ्टवेयर इज क्या होता है? एक फिजिकल पार्ट होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है या फिर इनपुट डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 3 होते हैं, 4 होते हैं, या कुछ और डिवाइस चीजें लिख के इज अ सॉफ्टवेयर टाइप, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर के, मतलब जैसे विंडोज है, लिनक्स है, ठीक है ना, या जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MCQs, which system is a software? MS Word, Windows OS, which is system software। अब ये हैं सारे सॉफ्टवेयर, MS Word भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी, क्रोम भी, लेकिन विंडो जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, विंडो, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ना चले तब तक आप बाकी सॉफ्टवेयर पे नहीं चल सकते। अगर आपका विंडो ही नहीं चल रहा तो आप वर्ड तो नहीं चला सकते, एक्सेल नहीं चला सकते। Application software जो है used by users, examples Word, Excel, PowerPoint। MCQs, MS Word is system software, application software, hardware और OS। MS Word जो है ना हमारा क्या है, application software है, system के ऊपर चलता है। MS Word is application software designed for a specific user task। Word processing system software manages the computer cell। Utility softwares होते हैं, maintenance tools, example antivirus वगैरह, इस तरह के डिस्क क्लीनर के सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। MCQs में आ सकता है एंटीवायरस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो इंटरफेस होते हैं बिटवीन द यूजर्स एंड द हार्डवेयर। MCQs में आ सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, आउटपुट। तो हम इसको कहेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और साथ में डिवाइस मैनेजमेंट, इनका बेसिक काम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स रैम, कंट्रोल एंड यूजेज, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ना सीपीयू का काम है, ना रैम का काम है, ना एचडीडी का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एक्सप्लेनेशन इसकी है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज एन ओएस फंक्शन। इट एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स रैम टू रनिंग प्रोग्राम्स एंड इंश्योर्स एफिशिएंट मेमोरी यूज। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये हैंडल करता है प्रोग्राम्स को और मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग हैंडल्ड बाय द ऑब्वियसली ऑपरेशन जो ओएस है उससे हैंडल किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट करता है, ऑर्गेनाइज फोल्डर्स को। डिवाइस मैनेजमेंट करता है। टाइप्स ऑफ ओएस जो है ना वो 3 के होंगे, या सिंगुलर यूजर हो सकता है, मल्टी यूजर हो सकता है, रियल टाइम ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास हो सकते हैं। रियल टाइम ओएस इज यूज्ड फॉर गेम्स के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ब्राउजिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए। रियल टाइम जो है ना वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। रियल टाइम ओएस प्रोसेस डाटा इंस्टेंटली विद द गारंटीड रिस्पांस टाइम फॉर क्रिटिकल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डिवाइसेस एंड डिफेंस। जो हमारा रियल टाइम ओएस है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज होता है और क्रिटिकल कामों के लिए यूज होता है। एग्जांपल्स ऑफ ओएस में विंडोज, लिनक्स, मैक्रोस और एंड्रॉइड वगैरह आ जाते हैं। Which is not OS, Windows, Linux, MS Word, Android। MS Word नहीं obviously, MS Word जो है ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। GUI वर्सेस CLI। अच्छा GUI वर्सेस CLI का आजकल बड़ा जो है ना ट्रेंड चला हुआ है। तो GUI जो है ना वो बेसिकली होता है हमारे पास ग्राफिकल, CLI जो है ना कमांड बेस्ड होता है। तो GUI स्टैंड्स फॉर, किस चीज के लिए स्टैंड होता है, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूआई और नन। तो डेफिनेटली जो GUI है वो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इनकी आजकल डिमांड बढ़ रही है। ये यूजेस विजुअल आइकन्स, विंडोज एंड माउस क्लिक्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कमांड एंड यूजर फ्रेंडली बिगिनर्स। अच्छा, बूटिंग एक कंसेप्ट है जो कंप्यूटर में यूज होता है, जिसको हम क्यों करते हैं, स्टार्टिंग कंप्यूटर और लोडिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अक्सर आप कहते हैं बूटिंग शुरू कर देते हैं कंप्यूटर का जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होते हैं। बूटिंग मींस स्टार्टिंग द कंप्यूटर। Explanation: booting is equal to loading the operating software from storage into RAM when your power on your BIOS, ठीक है। तो ये जो है ना लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो बूटिंग का प्रोसेस है। ओल्ड वर्सेस वार्म बूट। ओल्ड जो है ना पावर ऑफ स्टार्ट होता है, वार्म जो है ना रीस्टार्ट के लिए यूज होता है। वार्म बूट्स मीन रीस्टार्ट द सिस्टम। अच्छा, फर्मवेयर का हमने जिक्र किया, ये होता है परमानेंट सॉफ्टवेयर इन द रोम, ROM में। तो फर्मवेयर स्टोर्ड इन द ROM में, रोम में होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन द रोम, इट इज अ परमानेंट सॉफ्टवेयर लाइक BIOS that starts and boot the process and initialize the hardware। एग्जाम टाइप्स जो है ना विंडो एप्लीकेशन के पूछे जाते हैं, एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया तो डेफिनेटली आप जो है ना इजीली क्रैक कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रैपिड MCQs आपसे पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना मैनेजिंग सिस्टम करते हैं। एक्सेल एक एप्लीकेशन है, लिनक्स जो है ना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है।
स्ट्रेटजी आपने ये करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखने हैं जो कि हमने कवर किए हैं इस लेक्चर में, एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने हैं, रिवाइज करना है एग्जांपल्स के साथ। अब अगर हम देखें नंबर सिस्टम्स को और बूलियन लॉजिक कॉम्प्लेक्स एग्जाम मास्टरी को, इसको मैं इतना ज्यादा टच नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉर्मली जो है ना आपके एफआईए के टेस्ट में, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में नहीं आता, लेकिन ये लेक्चरर्स के टेस्ट में ज्यादा आता है। मैंने इसको इसलिए रखा हुआ था कंपेटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो डेफिनेटली हम अपना मैथमेटिक्स का जो कोर्स होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो स्कोप ऑफ लेक्चर नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन्स और बूलियन लॉजिक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, नंबर सिस्टम कहते हैं तो ये डिजिट्स को बेस को यूज करता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर सारा ना इसी के बेस पे है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप एक इंजीनियर अच्छे से नहीं बन सकते, एक अच्छे लेक्चरर नहीं बन सकते। जो डेसिमल 10, बाइनरी 2, ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल जो है ना 16 होता है। तो डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स 0 to 9 होते हैं, बेस इसका 10 होता है। ऐसे ही डिजिट्स 0 1 होते हैं, बेस 2 होता है बाइनरी सिस्टम में। एमसीक्यूज में देखा जाए तो बाइनरी सिस्टम यूजेस 0 व 1। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि बाइनरी सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1. ऑल कंप्यूटर्स डाटा इज स्टोर्ड इन द बाइनरी सिस्टम। पूरा कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैव 2 स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के 2 स्टेट्स होते हैं, या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। इस वजह से हम जो है ना इनको 0 and 1 असाइन कर देते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट 0 to 9 होते हैं, बेस 16 होता है। एमसीक्यूज में हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? 16 है। हेक्साडेसिमल जो है ना बेस 16 यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 एंड लेटर्स ए एंड एफ। H, E, X, A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is 13, E is 14, F is 15. Used for memory addresses and colors के लिए इसको यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल बेस में कंप्यूटर्स के सिस्टम्स में। Examples 1011 is equal to 11 in the binary। अच्छा, अब इस तरीके से ये वाला है 1010 जो है ना इसकी पावर 2 जब करेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे ये जाके रिजॉल्व हो जाता है और ये नंबर जो है ना 10 डेसिमल के बराबर ही आ जाता है। तो ऐसे करके हमने सॉल्व करना है। अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आता तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो भी परेशान की बात नहीं है। जैसे ये 10102, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे इसने फिर तकसीम कर दिया है। पहले हम 1 को लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये वाला नीचे वाला पावर है ना हमारा ये वाला, सो 2 की पावर हम यहाँ पे लिया 3 प्लस उसके बाद 0 को लिए, उसके बाद फिर क्योंकि 0 को जब लिया फिर कितने नंबर रहेगा? 2 नंबर रहेगा। तो 2 की जो पावर है वो हम क्या करेंगे? 2 रखेंगे। उसके बाद क्या जाता है, जब ये 0 को भी एड्रेस कर दिया फिर 1 को लेंगे, 1 और 1 के बाद 2, ये जो 2 नीचे वाला है इसकी पावर कितनी रहेगी? 1। ऐसे करके प्लस 0 और 2 की पावर जो है ना 0 हो जाती है। जब भी 2 की पावर 0 हो तो ये हमेशा मैथमेटिक्स का रूल है कि हम 1 ले आएंगे। तो अगर हमने नंबर निकालना है तो हम ऐसे करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर 3 हो तो 8 आ जाता है। इसी के 2 और 2 की पावर जो है ना 2 हो जाए तो ये 4 आ जाता है। तो लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8 प्लस 0, यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो इस तरीके से डेसिमल सिस्टम ऑपरेट करते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को एक्सप्लेनेशन ना आती हो, लेकिन ये क्योंकि 7वीं 8वीं क्लास की बेसिक मैथ होती है तो हर बंदे को आती है, हर किसी के लिए क्लियर होगी। सो ऐसे करके नंबर्स को ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल पोर्शन में जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला हम इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी डिवाइडेड बाय 2 रिपीटेडली, और एमसीक्यूज में हम अगर 10 का 10 है इन बाइनरी तो कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 1010 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने बेस्ट स्टैंडर्ड जो हमने पहले किया है वैसे ही हमने देखना है इसको। ऑक्टल सिस्टम में हम जो है ना डिजिट 0 to 7, बेस 8 है। एमसीक्यूज में ऑक्टल बेस इज इक्वल टू 8। इसकी कन्वर्जन ट्रैक्स जो ना आपने समझने हैं, बाइनरी टू ऑक्टल 3 बिट्स है, बाइनरी टू हेक्स में जो है ना 4 बिट्स है। एमसीक्यूज में बाइनरी टू हेक्स ग्रुपिंग इज इक्वल टू 4। और बूलियन लॉजिक जो है ना यूज टू 1 2 के लिए 1 यूज करते हैं और फॉल्स के लिए हम 0 यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर 1 and 1 इज इक्वल टू 1 एल्स इज इक्वल टू 0। 1 and 0 इज इक्वल टू डेफिनेटली 0। और ऑपरेटर 0 व 0 इज इक्वल टू 1, 0 और 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एमसीक्यूज में 1 और 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है? नॉट 1 इज इक्वल टू 0, नॉट 0 इज इक्वल टू 1। एमसीक्यूज में नॉट 1 इज इक्वल टू 0। चांसेस आर ये एमसीक्यूज आपके पास नहीं आएंगे। कंबाइंड लॉजिक भी इसी तरीके से आपने समझने हैं। एमसीक्यूज में अब ये आपके सामने है। इस हिस्से को ना थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे लोग जो एफआईए की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तब तक आपके लिए ये चीजें ओके हैं। अगर आपको नहीं आती, बाइनरी बेस इज 2, हेक्स इज इक्वल टू 16,
या मैक्सिमम 1/1 इज इक्वल टू 5, ये मैक्सिमम आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यूज में। एग्जाम इनसाइट ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कन्वर्जन प्लस लॉजिक आपको पूछा जाता है। एफआईए में शायद ये वाली चीजें इस लेवल की ना पूछी जाए, क्योंकि ये असिस्टेंट की सीट से अभी जो आई हुई है। लेकिन हाँ, अगर एफआईए में आप असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 या प्लस की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, खासतौर पर कंप्यूटर साइंस की, फिर हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरा कंप्यूटर साइंस का कोर्स है 7 घंटे का, इंग्लिश चैनल पे मौजूद है। उर्दू पे आप आईसीटी कोर्स देख लीजिएगा, उसमें आपको मुकम्मल गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो प्रैक्टिस डेली करें, फोकस करें वैल्यू लॉजिक पे। नंबर सिस्टम एंड लॉजिक एडवांस मास्टरी को अगर हम देखेंगे तो इस लेक्चर को मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन हमने समझने की जरूरत है, वही हमने मेथड यूज करना है। कि ये अक्सर आपके पेपर्स में आ सकता है कि 1011 इज इक्वल टू 2। इसका मेथड वही है कि आपने पहले क्या करना है, 1 को लेना है, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर 1 ही है। उसके बाद नंबर कितने रह जाते हैं आपके नंबर, उसके बाद आपके जो है ना 3 रह जाते हैं। तो 2 की जो पावर है वो हमने कितनी रखनी है, 3 रखनी है, ठीक है। ऐसे ही करके आपने उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, ऐसे ही 0 को लेना है, और 0 को लेने के बाद जो 2 की पावर है 2 नंबर बच जाते हैं, 2 हो जाती है। ऐसे 1 को लेना है, और जो 2 की पावर है वो 1 रह जाएगी। ऐसे ही आखिर में जो है ना जो 2 है अकेला रह जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो टोटल आपके पास जो नंबर है वो 11 आ जाएगा। सो ये हमने सॉल्व कर लिया था पहले, तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर है। बाइनरी डेसिमल एग्जांपल जो है ना इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही इसी लॉजिक पे आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। आई एम श्योर आप लोग इस लॉजिक को समझ गए हैं। अगर नहीं समझ गए तो उस पार्ट को जहां पे मैंने इसको सॉल्व किया दोबारा से देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज जो है ना शायद असिस्टेंट के लिए या कांस्टेबल लेवल के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनका बेसिक काम आपसे एक्सेल में काम लेना, बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फाइल को सेव करना है। लेकिन कहीं ना कहीं असिस्टेंट में ऐसा आ सकता है। नेटवर्किंग और इंटरनेट को आपने समझना है, क्योंकि ये आपकी जॉब का एक कोर रोल हो सकता है, नेटवर्किंग और इंटरनेट। इसमें हम जो है ना नेटवर्किंग बेसिक्स को समझेंगे, लैन मैन वाइन को समझेंगे, टोपोलॉजीज को समझेंगे, इंटरनेट कंसेप्ट्स को समझेंगे, ईमेल्स को समझेंगे, एमसीक्यूज को समझेंगे। बस सबसे पहली बात समझने की ये होती है कि एक नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। जैसे अब टेलीकॉम नेटवर्क है, इसमें दुनिया में ना हर जगह सेल साइट्स होता है, हर जगह टावर, एक टावर दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ। यहाँ आपका जो मोबाइल है वो एक टावर के साथ जुड़ा हुआ है, किससे, रेडियो फ्रीक्वेंसी से। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी किस चीज से कनेक्टेड है, आपकी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से, उसको फाइबर नेटवर्क की बोलते हैं। फाइबर के साथ फाइबर कनेक्टेड है वर्ल्ड नेट के साथ, इस वजह से इंटरनेट इसको बोलते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के साथ ये कनेक्टेड होता है, नेटवर्क बेस होता है। ये डाटा शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। कोई चीज शेयर करनी हो, कोई बात करनी हो, तो तब हम नेटवर्क को यूज करते हैं। और नेटवर्क क्या होता है, सिंगल कंप्यूटर नहीं है, कनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया। इसमें जो है ना लैन नॉर्मली हम जो है ना लोकल को बोलते हैं, मैन सिटी के नेटवर्क को बोलते हैं, वैन जो है ना ग्लोबल लाइक इंटरनेट को बोलते हैं। ये टर्म थोड़े से मुश्किल है, बट इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। लैन लोकल, मैन सिटी, और वैन जो है ना आपका ग्लोबल इंटरनेट होता है। एडवांटेजेस नेटवर्किंग के क्या होते हैं, फाइल शेयरिंग होती है, सोर्स शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है। नेटवर्क की टाइप लैन मैन वैन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लैन लोकल, मैन जो है सिटी का, वैन ग्लोबल होता है। लैन स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है, होम ऑफिस का, और लैन कवर स्मॉल एरिया, ठीक है। इसी तरीके से मैन सिटी लेवल नेटवर्क होता है, और ये कवर करता है लार्ज एरिया नेटवर्क को। वैन कवर करता है इंटरनेट जो है ना वो वैन है, क्योंकि वो ग्लोबल नेटवर्क को करता है। एमसीक्यू, इंटरनेट इज अ वैन। इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन वाइड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है वैन, ठीक है, कनेक्टिंग डिफरेंट जो है ना बिलिंग डिवाइसेस ग्लोबली यूजिंग टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स। टोपोलॉजी क्या होती है, लेआउट ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी लेआउट ऑफ द नेटवर्क होता है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बस, स्टार और रिंग होते हैं। स्टार टोपोलॉजी होता है, सेंट्रल हब मोस्ट कॉमन होता है। एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी इज स्टार। एक्सप्लेनेशन की है, स्पॉट टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमन, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, स्विचिंग वन डिवाइस फेल अदर्स कीप वर्किंग, इजी टू ट्रबल शूट, के लिए बड़ा आसान होता है। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। What is internet? ये आ सकता है, global network of networks is called internet. WWW is world wide web. Different collection of the web pages जो है ना world wide web के साथ connected होते हैं। WWW stands for world wide web, ठीक है ना। A collection of interconnected web pages ये होता है basically। Browsers versus search engine। ब्राउजर जो है ना क्रोम है, फायरफॉक्स है, सर्च इंजन आपका क्या है, गूगल है। गूगल इज अ सर्च इंजन। इसी तरीके से क्रोम जो है ना वो एक ब्राउजर है, सिर्फ उसमें आप ओपन करके ब्राउज कर सकते हैं। Chrome is a web browser software that accesses displays web pages. Google is a search engine finds info, Chrome browser displayed। थोड़ा सा आपको समझना है
HTTP और HTTPS। HTTP होता है प्रोटोकॉल, HTTPS होता है सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTPS इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन ये है कि HTTP प्लस SSL/TLS encryption, the S stands for secure, data is encrypted। जैसे बहुत सिंपल मैं आपको, आप किसी की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उसमें सिक्योर आता है, जैसे आप फेसबुक देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, इसके आप किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे, दैट इज सिक्योर, दैट इज बेसिकली HTTPS। और कोई सिक्योर नहीं होगा तो उस पर कभी आपको कहता है कि ये लिंक सिक्योर नहीं है, इस पर आप अपनी मालूमात ना दें। जो बैंक्स होती हैं, टॉप कंपनीज होती हैं, वो HTTPS होती हैं। आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो उसका कोई आईपी एड्रेस है। मैं जहां से यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूं उसका आईपी एड्रेस होता है हमारा। वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है जो कि उसको एक एड्रेस देता है कि यहां से ये चीज आ रही है। तो हम क्योंकि आपस में कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं तो इस वजह से कंप्यूटर वेल कनेक्टेड होता है। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। एक्सप्लेनेशन, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल नंबर लाइक 192.166.11 असाइंड टू ईच के। तो उसने मेरा ही आईपी एड्रेस दे दिया, खैर कोई बात नहीं। डीएनएस होता है कन्वर्ट्स डोमेन टू आईपी, ठीक है। डीएनएस डोमेन को जो है ना आईपी में कन्वर्ट करता है। डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन टू आईपी। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि डीएनएस ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। google.com 142.250.190.78 विदाउट डीएनएस यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज नंबर्स फॉर एवरी वेबसाइट। हर वेबसाइट का एक नंबर है, डीएनएस उसको जो है ना एक इस शेप में लाता है कि हम उसको समझते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो टू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। ये आपने एज असिस्टेंट एफआईए में, पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत कम्युनिकेशन करनी है तो आपके लिए समझना है। जिसको ईमेल करते हैं उसको टू करते हैं, जिसको कॉपी में रखना है यानी बॉस कार्बन कॉपी, उसको पता हो कि आपने ईमेल भेजी है। बीसीसी होता है कभी कभी आपने किसी को बतानी है कोई बात लेकिन आप नहीं चाहते कि टू वाले बंदे को पता चले तो आप उसको बीसीसी में रखते हैं। सीसी मींस कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी स्टैंड्स फॉर डिजिटल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट्स कैन बी इन्फॉर्म्ड जिनको ईमेल भेजी गई है। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसीसी कार्बन कॉपी होता है जिसमें जिसको भी कॉपी में रखा है उसको पता चलता है। बीसीसी में क्या होता है? जिसको ईमेल जाती है सिर्फ उसको पता चलता है कि उसको बीसीसी में रखा गया। एग्जाम ट्रैप्स, गूगल जो है ना वो कहते हैं जी ब्राउजर है, गूगल एक सर्च इंजन है। इंटरनेट जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब, लैंड, ग्लोबल, इस तरह की चीजें आपके पास आती हैं। जो वैन है हमने कहा ग्लोबल है, लैंड जो है ना लोकल है। इन एग्जाम ट्रैप्स को आपने समझना है और डेफिनेटली अगर आपने इस लेक्चर को अटेंड किया है तो आप इन ट्रैप्स में नहीं आएंगे। इंटरनेट वैन है, क्रोम एक ब्राउजर है। स्ट्रेटजी, लैंड वैन को अच्छे से समझें, ब्राउजर वर्सेस सर्च इंजन को समझें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज को। एमएस वर्ड कंप्लीट एग्जाम मास्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके, खास तौर पर जितने भी दुनिया में लोग वर्ड की दुनिया में काम करते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड प्रोसेसिंग फंडामेंटल्स को हम पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग एडिटिंग टूल्स को पढ़ेंगे, पेज लेआउट डिजाइन को देखेंगे, टेबल हेडर फुटर को देखेंगे, मेल मर्ज एडवर्स फीचर्स को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है ना एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने लफ्ज को प्रोसेस करने के लिए, लफ्जों को लिखने के लिए एक जो है ना सॉफ्टवेयर बनाया, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। बस समझ लो कि कागज का जो है ना डिजिटल कागज है, जैसे लफ्ज उस पर लिखे जाते हैं। यूज टू क्रिएट एडिट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, फाइल एक्सटेंशन वर्ड 2007 .doc जो है ना इसमें आता है। एमएस वर्ड इज अ क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन टूल है। डेफिनेटली ये क्या है? दिस इज अ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कंसेप्ट इन ऑल कंपेटिटिव एग्जाम में सब में आता है, तो एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको टाइटल बार बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को शो करता है, रिबन्स को दिखाता है। अभी इस टाइम पे ना एमएस वर्ड पे मैं यहाँ पे ना एक कार्ड ऐड कर दूंगा, एमएस वर्ड का पूरा एक कोर्स है, एक एक लफ्ज आप उसमें समझ सकते हैं। तो आपने उस कोर्स को जाकर देखना है, वहां मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि एमएस वर्ड के ये टैब में ये है, वो टैब में वो है। उस कोर्स को आपने लाजमी शेयर करना है, सॉरी देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। टाइटल बार शोज द डॉक्यूमेंट नेम, रिबन कंटेंट्स टैब विद द टूल ग्रुप, क्विक एक्सेस टूल बार होता है इसमें, रूलर होता है, स्टेटस बार होता है। द रिबन इन एमएस वर्ड कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? ओनली fonts, टैब्स विद द ग्रुप टूल्स, ओनली इमेजेस, ओनली पेज नंबर। रिबन्स में टैब्स विद ग्रुप टूल्स होते हैं। ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स करेंगे, जो कि नीचे लिंक में दिया गया है, वो आपने लाजमी करना है। पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने कवर किया है उसमें। क्रिएटिंग सेविंग डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये शॉर्टकट्स हमेशा एमसीक्यूज में आते हैं, इस वजह से हम वर्ड की तरफ नहीं जाते क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट्स बना दें। जब भी आप एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आप उसमें कंट्रोल प्लस एन करेंगे। कंट्रोल तो मतलब वो फंक्शन है
सिर्फ बताने के लिए। तो प्लस एन का मतलब न्यू, यानी न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट से आप जो है ना एन के लफ्ज को याद रखें, कंट्रोल प्लस एन करें। कंट्रोल प्लस सेव से क्या होता है, सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेव। अच्छा, ये शिफ्ट जहां जहां यूज होगा वो किसी फीचर को चेंज करने के लिए होगा। जैसे है ये सेव है, कंट्रोल प्लस एस सेव है, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस हो जाएगा तो इसका मतलब है सेव एज। आप फिर उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, पीडीएफ बनाएं, उसके हिसाब से आप एक वर्ड फाइल को सेव करते हैं। ऑटो सेव और ऑटो रिकवर फीचर्स भी एमएस वर्ड में होते हैं। शॉर्टकट टू सेव द डॉक्यूमेंट इज क्या है, अभी हमने देखा बहुत आता है, वो है कंट्रोल प्लस एस। हर तरह के एमसीक्यूज में आता है, ख्याल से आपने इसको देखना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम करते हैं बोल्ड। बोल्ड के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस बी। अक्सर एमसीक्यूज में आता है इटैलिक में कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस सी। और फोर साइज, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, स्ट्राइक थ्रू, स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस, अपर लोअर, टाइटल केस, ये आपने समझनी है चीजें। शॉर्टकट फॉर द बोल्ड इज कंट्रोल प्लस बी। बहुत आता है एग्जाम्स में, अच्छे से याद करना है आपने। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल स्पेस, 1.5, डबल आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट लाइन, बुलेट्स। अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको एक एक करके आपने समझना है। ऐसे करके एमसीक्यूज हैं। कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड फॉर व्हाट, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस ई बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, बहुत ज्यादा एफआईए में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, ये सेंटर लाइन के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस ई। ऐसे ही पेज लेआउट, मार्जिन जो है ना, नॉर्मल, नैरो, वाइड, कस्टम, ओरिएंटेशन, पेपर साइज, A4, लेटर, लीगल, कस्टम, कॉलम वगैरह आते हैं, पेज ब्रेक आते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर करके आपने ये करने हैं। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, स्क्वायर होता है, कस्टम होता है, बहुत आता है एमसीक्यूज में, याद रखना है। डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। हेडर, फुटर, पेज नंबर, हेडर टेक्स्ट at top of the every page, footer text at bottom of the every page, page numbers can be inserted in the header and footer। insert टैब जो है ना header and footer ग्रुप में होता है, different first page options अवेलेबल होते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स है उसमें सारा का सारा अवेलेबल है। हेडर appears at the bottom of the page, top of the page, left margin, right margin। हेडर हमेशा आपके टॉप ऑफ द पेज पे अपेयर हो जाता है, ठीक है। जो आपका जो वो अच्छा टेबल इंसर्ट का फीचर बहुत जबरदस्त फीचर है। इसमें आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिजाइन, लेआउट, टैब, मर्ज, स्प्लिट कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में होता है कि द इंसर्ट ए टेबल गो टू द, इंसर्ट करना हो कहाँ जाएंगे, होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में, वेब टैब में, डेफिनेटली इंसर्ट टैब में जाएंगे। ऐसे कि फाइंड एंड रिप्लेस अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। कभी भी आपने किसी डॉक्यूमेंट से कुछ ढूंढना हो तो आप कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, अच्छे से याद करना है। अगर फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुद आता है, मैंने आपको समझाया हुआ है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में यूट्यूब में जाके लाजमी देखें। Can replace formatting to use wildcards for the advocate search, go to control plus G, jump to page section। शॉर्टकट टू फाइंड एंड रिप्लेस इज कंट्रोल प्लस एच, अक्सर आता है, याद करना है आपने। ऐसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए F7 ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर को ओपन करता है। रेड वेव लाइन आती है स्पेलिंग एरर के लिए, ब्लू वेव रहती है ग्रामर एरर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, अच्छे से याद करें। जब भी आपका स्पेलिंग एरर होगा तो रेड वेव एरर आएगा, अगर ग्रामर एरर होगा तो ब्लू आएगा। ऑटो करेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली जो है ना फिक्स हो जाती है चीजें। रेड वेव अंडरलाइन व्हाट, स्पेलिंग एरर, ठीक है। मेल मर्ज होता है, यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड बल्क डॉक्यूमेंट्स। मेल मर्ज यूज होता है अक्सर वर्ड में, लेटर्स, एनवेलप और डाटा सोर्सेज, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड टेबल। स्टेप क्या होता है, स्टार्ट में जाएं, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स करें, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू, फिनिश। मीटिंग टाइप जो है ना वो स्टार्ट मेल मर्ज में यूज होते हैं। मेल मर्ज इज यूज टू, क्या होता है, सेंडिंग ईमेल के लिए, क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड बल्क डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल मर्ज यूज होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो आपको समरी है वो ये है कि कंट्रोल प्लस ए से आप सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से सेव होता है, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कुछ कट हो जाता है, कॉपी पेस्ट कट हो जाता है, कंट्रोल प्लस जी से आप वापस चीजें कर सकते हैं, जो काम आपने किया उसको अनडू कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से आप रीडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस पी से आप पेज के स्टार्ट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाते हैं, कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है। ये शॉर्टकट कीज अक्सर आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। एमसीक्यू सेंट्रल प्लस कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, याद रखना है इसको आपने अच्छे से। व्यूज इन एमएस वर्ड, प्रिंट लेआउट होता है, जो है ना डिफॉल्ट व्यू शोज एज अ प्रिंट। रीड व्यू जो है ना रीड मोड होता है रीडिंग के लिए। वेब लेआउट होता है एज अ ब्राउजर देखने के लिए किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को।
आउटलाइन शो करता है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को। ड्राफ्ट व्यू का जो मोड है वो क्विक हेडिंग्स एडिट्स के लिए यूज होता है, नो इमेज के लिए। डिफॉल्ट व्यू इन द एमएस वर्ड इज क्या होता है, प्रिंट लेआउट मोड होता है। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स फ्रॉम द फाइल एंड ऑनलाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट, चार्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक यानी कोई लिंक भी दे सकते हैं किसी वीडियो का, वेबसाइट वगैरह का। शॉर्टकट इज इंसर्ट टू हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का जो चार्ट है वो है कंट्रोल प्लस के। जब भी आपने कोई हाइपरलिंक कोई वर्ड में ऐड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस के ऐड करेंगे। प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप में आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे हमेशा प्रिंट के लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट को देखने से पहले ना उसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। इसी तरीके से प्रिंट ऑप्शन में आता है ऑल पेजेस, करंट पेजेस, कस्टम पेजेस, ये आपके लिए जरूरी होता है। आज इसी तरीके से आपने कोलोकेट, डुप्लेक्स वगैरह डबल साइडेड प्रिंटिंग करनी है, वो ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है। प्रिंट की सेटिंग में आप जाइएगा, पेज सेटअप में आप मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर साइज को देख सकते हैं। एमसीक्यूज में आता है कंट्रोल प्लस पी ओपन्स व्हाट, कंट्रोल प्लस पी ओपन करता है प्रिंट डायलॉग को। स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स, स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स बहुत जरूरी है आजकल। अब अगर आपकी जॉब हो जाती है, इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी, आप दिल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक तो कंप्यूटर साइंस का अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, दूसरा ये है कि आप जब काम करेंगे तो भी आप मुझे याद कर सकते हैं, आप वर्ड सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं, टॉप क्लास चीजें सीख सकते हैं। ये काम मैं 10-15 साल करता रहा हूँ, अब मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं वो काम दोबारा से करूँ, लेकिन मैंने जितना सीखा है और मोस्टली जो फीचर्स हैं वो पिछले जब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया है, ऑफिस आया है, इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल होते रहेंगे। स्टाइल क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, हेडिंग 1 नॉर्मल। इसमें स्टाइल्स में आप जाके ना हेडिंग्स के स्टाइल चूज कर सकते हैं 1 2 3। टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, होम टैब से स्टाइल का ग्रुप भी चूज कर सकते हैं, कस्टम स्टाइल भी बना सकते हैं, टेबल्स को भी हेडर दे सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट इज बेस्ड ऑन फॉन्ट साइज, हेडिंग स्टाइल, ये हमेशा हेडिंग स्टाइल के बेस पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको होता है। एमएस वर्ड फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .docx डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होती है 2007 की। .doc ओल्डर वर्ड फॉर्मेट में होता है। .dotx वर्ड टेम्पलेट में होता है। .pdf जो है ना वो पीडीएफ होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अक्सर इसका भी जो है ना मैंने ये देखा है कुछ एग्जामिनेशंस में आ रहा है, तो आपने पीडीएफ का जो है ना वो एब्रीविएशन चेक करना है। इट इज अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .rtf में भी सेव हो सकता है, रिच टेक्स्ट में भी हो सकता है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड इज .docx, ठीक है। तो ये जो है ना डिफॉल्ट फॉर्मेट है, सिंस 2007 जो है ना यही रखा गया है। एमएस एक्सेल प्रो लेवल सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एमसीक्यूज। अब हम एमएस एक्सेल को डिस्कस करेंगे, वर्ड को हमने अच्छे से समझा। एक्सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सम की एग्जांपल है, जैसे a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 20, a3 इज इक्वल टू 30। तो जो सम होता है एक्सेल में, सम का जो फॉर्मूला लिखा गया है a1 टू a30 वो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। सम a13 इज इक्वल टू 60। ऑब्वियसली एवरेज क्या होगा, एवरेज ऐसे होगा कि 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3 एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज ऑफ दिस का डेफिनेटली 20 हो जाएगा। इफ फंक्शन कहीं कहीं एक्सेल में बहुत यूज होता है। अगर आपने एक्सेल की सारा कोर्स करना है अगेन, फिर आपने एक्सेल के कोर्स को मेरे देखना है। इफ a इज ग्रेटर देन a1 इज ग्रेटर देन 50, पास फेल एग्जांपल करेंगे तो डेफिनेटली वो जब इफ का कंडीशन आप एक्सेल में लगाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, a1 इज इक्वल टू 60 तो वो पास है। a1 इज इक्वल टू 40 और a1 इज इक्वल टू 40 ग्रेटर देन इफ, रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल। हमने कहा कि इफ चेक इज 40, ये 40 जो है ना ऑब्वियसली 50 से तो कम है, 50 हमने थ्रेशोल्ड रखा था, ठीक है। ऐसे करके इफ नेस्टेड भी हो सकता है, आप ये भी जो है ना एक्सेल में फार्मूला को यूज कर सकते हैं। a1 इज इक्वल टू 85, आउटपुट क्या होगा, बी ए फेल। एक्सप्लेनेशन ये है कि दिस इज अ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कांसेप्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिव्यू द टॉपिक फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। इफ एंड सम एक्सेल का आपने डिटेल जो है ना आंसर देखना है। मैक्सिमम जब जो फार्मूला होता है जब आप एक्सेल में लगाते हैं तो 10, 50, 30 में वो क्या करता है, वो अगर 10-20 नंबर से में आप रो चूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम को चूज करेगा, जैसे 50 है, मिनिमम चूज करेंगे तो मिनिमम को चूज करेगा। एक्सेल में ये यूज होता है। क्वेश्चन ये होता है कि मैक्स रिटर्न इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में जो मैक्सिमम का फार्मूला है वो मैक्स वैल्यू को ले आता है। काउंट नंबर्स होता है, जब भी एक्सेल में फार्मूला यूज करेंगे काउंट जो है ना, काउंट एक्सेल में इज इक्वल टू टैब में जाके ना काउंट लिखेंगे तो वो काउंट करता है नंबर्स को। अगर जब काउंट ए करेंगे तो कहीं पे लफ्ज भी लिखे हो तो उनको भी काउंट ए जो है ना, नॉन एम्प्टी जितने भी वो भी होंगे, बॉक्स होंगे आपके एक्सेल में, उन सबको काउंट करेगा, ठीक है ना। टेक्स्ट अगर उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट को भी वो काउंट करता है, काउंट ए।
काउंट ए व 10 व 3 क्या आ जाएगा, सॉरी काउंट ए 10 व 20। काउंट जो है ना वो सिर्फ क्या करता है, सेल्स कंटेनिंग नंबर्स, वो सिर्फ इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि काउंट ए व 10 व 20। अब वो काउंट करेगा सिर्फ 10 और 20 को, 2 दे देगा। अगर आप करेंगे जैसे काउंट ए लिख देते तो वो 3 ले आता। सर्च वैल्यू वर्टिकली, हाँ लुकअप बड़ा यूज होता है। लुकअप ये होता है कि अगर आपका एक, जैसे मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे लुकअप का कंसेप्ट बताता हूँ। पाकिस्तान में ना हर बंदे के पास शनाख्ती कार्ड है, और वो शनाख्ती कार्ड एफबीआर के पास भी है, नादरा के पास भी है, यूनिवर्सिटियों के पास भी है, हर जगह पे है। अगर आपने किसी भी बंदे की कोई भी मालूमात लेनी है तो आप किससे निकालेंगे, शनाख्ती कार्ड से। शनाख्ती कार्ड हर एक्सेल की शीट का, हर डेटाबेस का पहला चीज होता है पाकिस्तान में। वो क्या है, वो एक यूनिक वैल्यू है। जैसे हम कोई भी नंबर देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप 101, इसका मतलब ये है कि ये आप देखें इस शनाख्ती कार्ड को, लुकअप 101 जब भी आप एक्सेल में लिखेंगे तो उसका मतलब है सिर्फ इस चीज को देखें। कहां देखेगा, A1 से B4, ये रेंज होता है, कोई दूसरी फाइल वहां से देखता है। और फिर 2 नंबर पे अगर किसी बंदे, मिसाल के देता हूं, एक बंदा है उसका शनाख्ती कार्ड आ गया, किसने दिया है, किसने क्राइम किया हुआ, पुलिस वाला क्या करेगा, उसका शनाख्ती कार्ड एंटर करेगा और जितने भी मुलजिम हैं उनके वाले एक्सेल की शीट में, डेटाबेस में देखेगा। वो रेंज देगा कि इस कॉलम से इस कॉलम तक शनाख्ती कार्ड से लेकर मालूमात है। दूसरे पे ये है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, जो दूसरा कॉलम है उस पर लिखा हुआ है। तो वो रेंज देगा A1 से B5, और जो दूसरा कॉलम है उसको जो है ना, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपने लाना है। यहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट ले आए या वो एग्जैक्ट रिजल्ट ना लाए, वो 0 या 1 का ऑप्शन होता है। तो तब जो है ना उस बंदे का, ये जो 2 कॉलम का उस बंदे का नेम के आगे ना, ये जो 2 कॉलम में रिजल्ट होगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके इस फीचर को हम लुकअप बोलते हैं। लुकअप का मतलब ये है कि जैसे अगर आप के पास 100 स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देते हैं, जब आप किसी का भी रोल नंबर एंटर करेंगे तो जो लुकअप है वो सिस्टम में से देखेगा कि उस बंदे के कितने नंबर है। सबसे पहले आपने उस बंदे का रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जैसे 101 है, और फिर उन तमाम लोगों के डेटाबेस में से देखता है, जो लुकअप का फार्मूला है कि क्या वो बंदा मौजूद है, और उसके रिजल्ट का जो कॉलम है वहां से वो उसका रिजल्ट लेकर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप इज यूज्ड फॉर सर्च डेटा। रेफरेंसेस A1 रिलेटिव हाँ, अगर जो एक्सेल में होता है वो ये होता है, जब भी किसी नंबर के गिर्द अगर आप ये दोनों डॉलर लगा देते हैं तो वो लॉक हो जाता है, फिर वो सिर्फ उसी को देखता है, बाकियों को नहीं देखता। अदरवाइज जब आप ड्रैग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो नेक्स्ट को देख सकता है। A1 इज अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट हो जाएगा जब ये। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सॉर्ट से अरेंज होता है, फिल्टर से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर इज यूज्ड टू शो एंड सिलेक्ट द डाटा। स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस करें इसको, व्हाट इफ और लुकअप के फार्मूलाज को लगाएं डेफिनेटली। व्हिच ऑफ द फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज, एवरेज, सम, काउंट, मैक्स। जो सम है वो जो है ना ऐड करता है सारे नंबर्स को एक रेंज में। हाउ डज एवरेज फंक्शन रिटर्न, एवरेज फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, मीन वैल्यू को लेकर आता है। एवरेज मतलब ये एक औसत जो नंबर है वो ले आता है। व्हिच ऑफ द फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू लाता है। मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। काउंट फंक्शंस काउंट द न्यूमेरिक सेल्स, ठीक है। काउंट ए फंक्शन काउंट करता है क्या, नॉन एम्प्टी सेल्स, जहां पे टेक्स्ट भी उसको भी काउंट करता है। व्हाट डज काउंट ब्लैंक डू, काउंट नंबर्स, काउंट टेक्स्ट, काउंट एम्प्टी सेल्स, काउंट फार्मूलाज। काउंट ब्लैक जो है ना काउंट करता है एम्प्टी सेल्स को एक्सेल में। इफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर, इफ फंक्शन किस लिए यूज होता है, कंडीशनल लॉजिक के लिए यूज होता है। नेस्टेड इफ मींस, नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि इफ इनसाइड अनदर इफ, यानी इफ ये फंक्शन एक एक रिक्वायरमेंट पूरे हो जाता है तो दूसरे में देखता है, दूसरा ऑप्शन उसका देखता है, ठीक है। अगर एक बंदा पास करे तो उसको क्या करें, इतने नंबर भी हों, एक पास करे फिर इतने नंबर भी हो तब जाकर उसको इनाम दो। तो ये नेस्टेड इफ हो जाएगा, एक इफ के बाद दूसरा इफ भी हो रहा है। डिटेल नीचे लिखा हुआ है, जो आप तैयारी करते हुए देख लीजिएगा। वी लुकअप का जो सर्च डायरेक्शन होता है नॉर्मली वो वर्टिकल होता है, क्योंकि वो ऐसे जो है ना आपके कॉलम वाइज देखता है। एच लुकअप जो है ना वो भी लुकअप जैसा है, वो हॉरिजॉन्टल देखता है। व्हाट डज, ये जो डॉलर साइन डू इन सेल रेफरेंस, डॉलर साइन जो है ना मेक्स इट एब्सोल्यूट, यानी उसको फिक्स कर देता है, उसको हिलने नहीं देता। A1 इज टाइप ऑफ रेफरेंस, क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। और ए जब दोनों साइड से जो है ना लॉग $2 लगा हुआ तो एब्सोल्यूट रेफरेंस है। A $1 इसका मतलब क्या है, ये मिक्स्ड है।
एक जो ए है, एक चीज जो है वो एक कॉलम हो सकता है, लॉक हो सकता है, या जो नंबर है वो भी लॉक है, कॉलम लॉक नहीं है। तो एक लॉक है, एक लॉक नहीं है। Which operator is used for multiplication? मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा हम स्टैटिक यूज करते हैं, जो एक्सेल में हम यूज करते हैं, ठीक है। एवरी एक्सेल फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू, हमेशा। Which function joined the text? जो हमारा ये वाला है कंकनेट वाला, वो ज्वाइन कर देता है। ट्रिम फंक्शन रिमूव्स द एक्स्ट्रा स्पेसेस। ट्रिम फंक्शन एक्सेल में यूज होता है, ये अक्सर वो हम एमसीक्यूज को हम कवर करें जो अक्सर मुख्तलिफ टेस्टों में आए हैं। एलियन फंक्शन इज रिटर्न दी लेंथ के नाम से ये होता है, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। इसको हम एल इज इक्वल टू एलियन लिखेंगे, काउंट्स टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स। अपर फंक्शन कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू द अपर केस, lower function converts the text into the lower case, proper function converts into the first letter capital. What is the shortcut of copy in Excel? वही हर जगह पे कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा, शॉर्टकट जो है ना पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जी से अनडू होगा, कंट्रोल प्लस एस से सेव फाइल होगा। An Excel file is called a workbook. Excel फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है। A single sheet in Excel is called a worksheet. एक सिंगल शीट को वर्कशीट कहा जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। कहीं पे भी एक्सेल में एक इंटरसेक्शन रो और कॉलम का होता है, उसको सेल कहते हैं। हाउ मेनी रोज इन एक्सेल 2016 में ये हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल 2016 हैज 1048576 रोज 2 पावर बाय 20, ठीक है। तो तकरीबन ये जो है ना 10 मिलियन के करीब हो जाते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स इन एक्सेल? एक्सेल में जो टोटल कॉलम है वो 16,384 है। लास्ट कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड XFD, यानी वो परमुटेशंस बनाता है। अब आई एम श्योर आपको परमुटेशन समझ आती है, अगर आपको नहीं आते तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस को हम इस मैथ कोर्स में, आने वाले मैथ कोर्स में कवर करेंगे। Which chart type shows the prepositions? पाई चार्ट जो है ना डिफरेंट जो है ना prepositions शो करता है। Freeze pen is used to lock rows and columns visible. Auto sum shortcut is Alt plus is equal to, ये auto sum के लिए यूज होता है। Which tab contains sort and filter? Data tab में होता है। Conditional formatting is in which tab? Conditional formatting home tab में होता है। What does value error mean? Value error का मतलब ये है wrong data type। ये जो एरर आता है ना आपके पास #div by 0, वो तब आ जाता है जब आप रॉन्ग जो किसी भी चीज को जीरो पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 0, तो ये एरर आ जाता है। हैश रेफरेंस और इसका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एरर का मतलब ये है कि आपने इनवैलिड सेल का रेफरेंस दिया है। हैश नेम और क्वेश्चन मार्क का एरर आता है एक्सेल में, ये तब होता है जब फंक्शन का जो नेम है उसको मिसस्पेल किया जाता है। राउंड 3.456 what 2 returns 3.46, क्योंकि वो राउंड कर देगा उसको, अगर 5 से ऊपर नंबर है तो उसको वो राउंड कर देता है। int_5.9 रिटर्न क्या करेगा, 5 करेगा। int का मतलब ये रिमूव द डेसिमल पार्ट एंड रिटर्न द 5, ठीक है। नाउ फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, हमारे पास करंट डेट और टाइम को ले आता है। आप एक्सेल में इक्वल टू नाउ लिखेंगे और फार्मूला को बंद करेंगे तो करंट डेट और टाइम को वो ले आएगा। टुडे फंक्शन जो है ना आज की डेट को ले आता है इक्वल टू 2 करके। विच फंक्शन फाइंड रैंक्स? रैंक जो है ना रैंक्स डालता है। डेटा वैलिडेशन यूज होता है किस चीज के लिए, रिस्ट्रिक्ट इनपुट के लिए। व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू? गो टू सेल A1। पिवट टेबल इज यूज्ड फॉर व्हाट, समराइजिंग डाटा। एक्सेल में पिवट टेबल बहुत जरूरी है जो कि डाटा को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे एक्सेल में एमसीक्यूज 1 और 2 आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 3 और 4 ये एमसीक्यूज अक्सर ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, आप रोक के देख लीजिएगा इनको। डिफरेंट और एक्सेल के एमसीक्यूज मैंने जानबूझ के ऐड किए हैं सो दैट आप इनको समझें और आप इनको एक्सपेरिमेंट करें। अब हम थोड़ा सा एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पार्ट को भी देख लेते हैं। बहुत जरूरी है आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, और फिर इनके एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि मशीन परफॉर्मिंग ह्यूमन लाइक टास्क, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास। टाइप्स ऑफ एआई 2 होते हैं, एक नैरो होता है, एक एआई जनरल होता है। मोस्ट एआई टुडे इज अ नैरो एआई। नैरो ये होता है मोस्ट एआई टुडे इज अ नैरो एआई डिजाइन्ड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। स्पैम फिल्टरिंग, फेस रिकॉग्निशन, जनरल एआई एक काम के लिए एआई यूज होता है। मशीन लर्निंग जो है ना वो सबसेट ऑफ एआई है, ये डाटा से सीखता है। एमएल इज लर्निंग फ्रॉम द डाटा,
ठीक है, इसका एमसीक्यू अक्सर आ सकता है। टाइप ऑफ एमएल में तीन टाइप के आते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस कौन सा, नो डाटा, लेबल डाटा को सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। क्लाउड टाइप्स जो है ना, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड आती हैं। हाइब्रिड क्लाउड जो है ना, वो किस चीज का होता है, कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट का, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। क्लाउड सर्विसेज जो है ना, क्या आता है, IaaS, PaaS, SaaS। तो हम सॉफ्टवेयर वाया इंटरनेट, एग्जांपल जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स है, ये भी होता है। SaaS इसको SaaS भी बोलते हैं, ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ इंटरनेट। ये जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है SaaS, बेसिकली एब्रिविएशन इस चीज का है। सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट होता है बेसिकली, इसमें आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे आपका जीमेल, जैसे आपका गूगल मीट वगैरह। बिग डाटा जो है ना, लार्ज डाटा सेट्स को बिग डाटा कहते हैं। 3 V's अक्सर जो है ना ये यूज होते हैं, इनको वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी कहते हैं। बिग डाटा यूजेस 3 V's, बिग डाटा हमेशा 3 V's को यूज करता है। ब्लॉकचेन होना, वो ब्लॉकचेन जो है ना एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। जैसे बैंक में आपका सारा रिकॉर्ड है ना, वो बैंक के पास है, बैंक हर जगह उसको देखता है, उसको चेंज कर सकता है, लेकिन वो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लेजर है, इसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका मालिक कोई नहीं है। हम एमसीक्यूज में ये चीज को इजीली कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है। IoT जो है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये अक्सर कंसेप्ट एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें ये होता है कि डिवाइसेस जो है ना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसी एमसीक्यू में आ सकता है कि IoT किस चीज को कनेक्ट करता है, हम कहेंगे डिवाइसेस को। AI इन स्क्रूटनी डिटेक्ट्स, AI जब इन सिक्योरिटी करता है तो क्या करता है, डिटेक्ट थ्रेट करता है, प्रेडिक्टिव अटैक्स को भी प्रेडिक्ट करता है। तो AI इज यूज्ड टू इन द सिक्योरिटी टू डिटेक्ट द थ्रेट्स। इसको रोक के आप इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एमसीक्यूज में इतने हद तक आ सकता है। एग्जाम ट्रैप जो है ना, क्लाउड, AI, ब्लॉकचेन से रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को सुना है तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से एग्जाम को कर लेंगे। प्रैक्टिस करें, इन चीजों को फोकस करें, वीडियो को लाजमी देखें। फाइनल रिवीजन एमसीक्यूज को हम थोड़ा सा देखते हैं कंप्लीट, क्योंकि आपको एमसीक्यूज आते हैं ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं। फुल कोर्स को रिवीजन करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट्स को देखते हैं, मेगा एमसीक्यूज को देखते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आईपीओ को कवर करना है, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर को अच्छे से आपने समझना है। मेमोरी, रैम वोल्टाइल होता है, रोम परमानेंट होता है, कैशे फास्ट होता है। रैम इज अ वोल्टाइल मेमोरी, ये आपने याद रखना है। सॉफ्टवेयर टाइप में सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी टाइप्स होती हैं। ओएस फंक्शंस में मेमोरी, प्रोसेस, फाइल मैनेजमेंट होता है। ओएस मैनेजेस ऑपरेशन सोर्सेज, नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है ना बाइनरी डेसिमल होते हैं। और एमसीक्यूज में बाइनरी यूजेस 0 और 1, सारा कंप्यूटर इस पे 0 और 1 पे चलता है। नेटवर्किंग, लैन, स्मॉल वैन, ग्लोबल होता है। एमसीक्यूज में हम ये कह सकते हैं इंटरनेट वैन है, ग्लोबल नेटवर्क है। एक्सेल इज इक्वल टू सम फंक्शन, लुकअप वगैरह भी यूज होता है। इफ फंक्शन जो है ना लॉजिकल टेस्ट होता है। डेटाबेस, टेबल, समरी की, सीक्वल, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है, जो कि वीलुकअप में यूज होता है, डेटाबेसेस में यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी, वायरस, फिशिंग और फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी में बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को। एआई और क्लाउड, एआई इंटेलिजेंस होता है, क्लाउड जो है ना इंटरनेट सर्विसेज को बोलते हैं। क्लाउड जो है ना इंटरनेट को यूज करता है। मेगा एमसीक्यूज, सम वगैरह की इस तरह की चीजें आपके पास आ सकती हैं। इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करें और इनको देखें। इनको हमने बार बार देखा है, लेकिन अगर आप अभी जब जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ रही है तो उसका मतलब आपने कोर्स को समझा है। अगर अभी आपको समझ नहीं आते तो आप एक काम कीजिएगा, आप इन एमसीक्यूज को स्टॉप कीजिएगा और एक एक एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। कंप्यूटर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मशीन है, इस तरीके से आपने एमसीक्यूज किया है। आईपीओ किस चीज का स्टैंड करता है, ये सारे एमसीक्यूज को हम पीछे कोर्स में देख चुके हैं। ये मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपने एक एक करके इनको देखते जाना है, क्या आप इनके सही से जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे, एक दफा फिर से कोर्स को देख लीजिएगा। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए हैं। तो मैं एक एक मिनट के लिए, मेलवेयर इंक्लूड, इसका जवाब आपने देखना है आता है नहीं आता। इनक्रिप्शन कन्वर्ट्स द डाटा, आपका क्या जवाब है, रोक के देख लें, फिर अगले हिस्से में एग्जैक्ट जवाब देख लें। ऐसे ही विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर, देख लें आपका जवाब क्या HTTPS है। अगर ऐसा किया है आपने तो आपने कोर्स सही से पढ़ा है, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स, अगर आप मेलवेयर डिस्गाइज्ड एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये आपने क्लिक किया तो आपको समझ आ गया लेक्चर, नहीं तो दोबारा देखें। ऐसे ही हर एक एमसीक्यू को देखें, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे, आप एमसीक्यूज को अच्छे से नहीं समझ रहे,
तो डेफिनेटली आप जो है ना एक दफ़ा फिर से इस कोर्स को देख लीजिएगा। आखिर में हमारे पास बहुत ज़्यादा MCQs हैं, वो इसलिए हैं कि ताकि आपकी तैयारी देखी जाए कि क्या आपकी तैयारी है या नहीं है। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, डिजिटल प्रोडक्टिविटी, कंप्लीट प्रैक्टिकल मास्टरी हम देखते हैं, इंटरनेट टूल्स, ईमेल कोलैबोरेशन, स्टोरेज, फाइल मैनेजमेंट, असिस्टेंट या जो क्लर्क्स या ऑफिशियल जॉब्स पे जो लोग लगते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, गूगल बिंग सर्च इंजन इज यूज्ड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन है, ईमेल एटिकेट्स वगैरह, बेनिफिट्स, कोलैबोरेशन की, पासवर्ड सिक्योरिटी, एमसीक्यूज के टूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। इनको आपने प्रैक्टिस करना है, फाइल सिस्टम को, मल्टीटास्किंग को, वर्चुअल मेमोरी को। बार बार मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, अगर आपने पहले लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, एनालिटिक्स में जो है ना एक थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है, पैटर्न एनालिसिस, रिपीटेड टॉपिक्स, हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज जो है ना 60 to 70% क्वेश्चंस अक्सर यही होते हैं जो हमने कवर किए हैं। रिपीटेड टॉपिक्स रैम, रोम, एक्सेल का इफ, लैन, वैन, सीक्वल बेसिक्स ये आते हैं। रैम जो है ना वोल्टाइल होता है, फंक्शन इज यूज्ड फॉर लॉजिक टेस्ट, इस तरह की चीजें जो है ना अक्सर एग्जाम में आ रही होती हैं। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने इसको देखा है तो आप जो है ना इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रिपीटेड पैटर्न्स को दोबारा से देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से फायदा उठाएं। थैंक यू।